आज हम जिस कंपनी की बात करेंगे उसका नाम टेक महिंद्रा है। यह एक आईटी सेक्टर की कंपनी है, निफ्टी 50 का भी हिस्सा है। तो आप घबराइए मत, मार्केट में इस समय गिरावट चल रही है, इस कंपनी में भी गिरावट हो रही है। लेकिन जब मार्केट रिकवर होगा तब ये कंपनी भी रिकवर हो जाएगी और जितनी भी आईटी सेक्टर की कंपनियाँ हैं वो सभी रिकवर हो जाएंगी। तो आप बिना डरे इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखकर इस कंपनी में पैसा लगाइए। सबसे पहले हम इस कंपनी का बिजनेस मॉडल देख लेते हैं। ये कंपनी आईटी सर्विस प्रोवाइड करती है, तो इसके बिजनेस में हम देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी सर्विसेज है जो कि प्रोवाइड करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाउड सर्विसेज, एक्सपीरियंस डिजाइन सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज, नेटवर्क सर्विसेज, टेस्टिंग सर्विसेज, बिजनेस एक्सीलेंस सर्विसेज, इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग, टेलीकॉम प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, सेफ, ओरासेल, एंटरप्राइज ऑफ फ्यूचर, डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, कस्टमर एक्सपीरियंस, डिजिटल सप्लाई चेन, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन आदि सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी का मार्केट कैप 96,000 करोड़ रुपए का है। नंबर ऑफ शेयर्स 97 करोड़ के आसपास है। कंपनी का पीई लगभग 18 है। प्राइस टू बुक रेशियो 3.31 है। फेस वैल्यू 5 रुपये है। डिविडेंड यील्ड लगभग 5% की है। तो ये कंपनी डिविडेंड काफ़ी ज़्यादा देती है। तो अगर आपको डिविडेंड वाली कंपनियां पसंद है तो आप इस कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हो। बुक वैल्यू 297 रुपये है और कंपनी के पास कर्जा जो है वो काफ़ी कम है, लगभग 1581 करोड़ रुपए का कर्जा है। प्रमोटर की होल्डिंग 35% है। तो ये सारे पैरामीटर्स हम आगे भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस कंपनी की सेल्स को देख लेते हैं। साल 2018 में इस कंपनी की सेल्स 30,000 करोड़ रुपए थी। 2019 में 34,000 करोड़ रुपए थी। 2020 में 36,000 करोड़ रुपए थी। 2021 में 37,000 करोड़, 2022 में 44,000 करोड़। तो 30,000 से इसकी सेल्स बढ़कर 44,000 पर पहुंच गई है पिछले 5 सालों में। तो काफ़ी अच्छी सेल्स ग्रोथ दिखाई है इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में। कंपनी का नेट प्रॉफिट साल 2018 में 3,786 करोड़ था। 2019 में 4,354 करोड़, 2020 में 3,902 करोड़, 2021 में 4,351 करोड़ और 2022 में 5,627 करोड़। कंपनी का प्रॉफिट भी 3,700 से बढ़कर 5,600 हो गया है। ये सारे फिगर्स जो हैं करोड़ में हैं। तो कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट दोनों अप ट्रेंड में है और यही हमें चाहिए होता है कि कंपनी की सेल्स और नेट प्रॉफिट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। और सिर्फ पॉजिटिव होने से मतलब नहीं है, मतलब वो बढ़ता भी जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, ऐसा नहीं है, बढ़ना भी चाहिए। कंपनी के रिजर्व्स 2018 में लगभग 18,000 करोड़ के थे। 2019 में 19,000 करोड़, 2020 में लगभग 21,000 करोड़, 2021 में 24,000 करोड़ और 2022 में लगभग 26,500 करोड़ थे। तो कंपनी के रिजर्व्स भी 18,000 से बढ़कर लगभग 26,000 करोड़ हो गए हैं। कंपनी के पास 2018 में 771 करोड़ का कर्जा था। 2019 में 208 करोड़, 2020 में 178 करोड़, 2021 में 165 करोड़ और 2022 में मात्र 142 करोड़ का कर्जा था। आपको ये कर्जा ज़्यादा लगता होगा, लेकिन उस हिसाब से आप कंपनी का मार्केट कैप भी तो देखिए, काफ़ी बड़ा साइज है। तो उसकी तुलना में ये कर्जा काफ़ी कम है। अभी हम आगे इसको रेशियो में, जब वो लीवरेज रेशियो आएंगे तो उसमें देखेंगे। शॉर्ट टर्म भी देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग में तो पहले 954 करोड़ था,
फिर 1196, फिर थोड़ा सा बढ़ गया था 2249 करोड़, फिर कंपनी ने फिर घटाया 1496 करोड़। उसके बाद में अभी इस साल 2022 की बात करें तो 1439 करोड़ है। तो कर्जा भी ठीक ही है, कोई ज़्यादा कर्जा नहीं है। 2018 में इस कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 20% थे, 2019 में 20%, 2020 में 18%, 2021 में 20% और 2022 में भी 20%। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लगभग 20% के आसपास ही है, उसी रफ्तार से ग्रो कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2018 में 16% थे, 2019 में 16%, 2020 में 14%, 2021 में 16% और 2022 में 17%। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 2018 में 12% थे, 2019 में 12.5%, 2020 में 10%, 2021 में 11.5% और 2022 में 12.5% थे। रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी की 2018 में लगभग 20% थी, 2019 में 21%, 2020 में 18%, 2021 में 18% और 2022 में 21%। ROCE की बात करें तो 2018 में 22% थी, 2019 में 25% थी, 2020 में 20%, 2021 में 21% और 2022 में 23%। रिटर्न ऑन एसिड भी देख लेते हैं। 2018 में 12.5% था, 2019 में 13%, 2020 में 10.5%, 2021 में 11% और 2022 में 12.5%। रिटर्न रेशियो भी काफ़ी अच्छे हैं, एक एवरेज है 20% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी और ROCE लगभग 22-23% के आसपास है। डेट टू इक्विटी रेशियो जिसको हम DE रेशियो भी बोलते हैं, 2018 में इस कंपनी का 0.09 था, 2019 में 0.07 था, 2020 में 0.11 था, 2021 में 0.07 था और 2022 में लास्ट ईयर की बात करें तो 0.06 है। तो कंपनी का डेट किसी भी ईयर में हम कह नहीं सकते कि ज़्यादा है या कम है, क्योंकि वो पहले से ही काफ़ी कम है। 0.06 या फिर अगर हम देखें 2020 का तो 0.11, कोई ज़्यादा नहीं है, ये बहुत ही कम है। नॉर्मली हम देखते हैं कि अगर डेट टू इक्विटी रेशियो किसी भी कंपनी का 1 से कम है तो कंपनी की कंडीशन जो है, मतलब डेट को चुकाने की, कर्जे को चुकाने की, वो बेहतर है। इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि वो 1 से काफ़ी कम है, तो काफ़ी अच्छा है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी साथ में देख लेते हैं। 2018 में इसका 31 था, 2019 में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इस कंपनी का 43 था, 2020 में 27, 2021 में 43, 2022 में 56। तो लीवरेज रेशियो इसके काफ़ी शानदार है। कंपनी के पास ज़्यादा कर्जा नहीं है और अगर जो भी कर्जा है तो उसको चुकाने की क्षमता भी कंपनी के पास काफ़ी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास 35% माल है, FIs के पास 28% स्टेक है, DIs के पास 24% स्टेक है, पब्लिक के पास मात्र 12.5% स्टेक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में काफ़ी शानदार है। अधिक से अधिक माल प्रमोटर और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास ही है। इस कंपनी ने पिछले 1 महीने में -8% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, पिछले 6 महीने में -4% का रिटर्न दिया है, पिछले 1 साल में -42% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल में इस कंपनी ने लगभग 80% का रिटर्न दिया है। आपको ये रिटर्न काफ़ी कम लगता होगा कि 5 साल में सिर्फ 80% का रिटर्न, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए आप यहाँ पे इस कंपनी ने जो हाई बनाया था लगभग यहाँ पे बनाया था, तो वहाँ से लगभग ये कंपनी जो है अभी आधी हो चुकी है, 40-50% की गिरावट हो चुकी है। जब ये कंपनी वापस से अपने हाई के आसपास पहुँचेगी तब आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में इस कंपनी ने 5 साल में कितना रिटर्न दिया है। अभी ये गिरा हुआ है ना स्टॉक, तो इसलिए आपको रिटर्न कम दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल पिक्चर जो इसकी है वो जब इसके हाई के आसपास ये स्टॉक पहुँचेगा तब आपको क्लियर होगी। तो अभी आपके पास मौका है, शेयर गिरा हुआ है, करेक्शन में मिल रहा है, तो आप ऐसी कंपनियों को इसी समय पे ख़रीदो जब वो कंपनियां गिरी हुई हो, उनका शेयर प्राइस करेक्शन मोड में हो, तब खरीदना चाहिए, तभी आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे। मैक्सिमम की बात करें तो जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है
तब से लेकर अब तक इस कंपनी ने लगभग 627% का रिटर्न बना कर दिया है। अब आप कहते होगे कि ये तो बहुत कम रिटर्न है, लेकिन ये कंपनी डिविडेंड भी तो बहुत देती है ना। अब जो डिविडेंड स्टॉक्स होते हैं उसमें आप रिटर्न की इतनी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें एडजस्ट होकर यहाँ पे वैल्यू दिखाई जाती है, और काफ़ी सारी चीज़ें तो इसमें एडजस्ट होती भी नहीं है। बोनस स्प्लिट वगैरह वो तो अलग ही रहता है। तो ओवरऑल कंपनी काफ़ी ठीक है, आपको इसमें कंपनी में डिविडेंड का भी आनंद मिलेगा और रिटर्न भी मिलेगा। तो आप इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो। फंडामेंटल्स तो काफ़ी अच्छे हैं, रिटर्न भी अच्छा दिया है, और लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न जो हम देखेंगे इस कंपनी का, तो वो भी काफ़ी अप ट्रेंड में दिख रहा है, काफ़ी शानदार है। तो कंपनी तो अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस शीट अच्छी है, इनकम स्टेटमेंट भी ठीक है, और कोई कर्जा भी नहीं है इतना जो आगे जाके प्रॉब्लम खड़ी करे। रिटर्न भी कंपनी अच्छा खासा दे रही है, डिविडेंड भी ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक है। तो मुझे तो ये कंपनी ओवरऑल काफ़ी अच्छी लग रही है। और अभी ये कंपनी करेक्शन मोड में भी है, तो आप चाहो तो ये एक अच्छा समय हो सकता है बाई करने के लिए। आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इस कंपनी में अपनी होल्डिंग को बढ़ा सकते हो। अगर आप नए हो, अभी तक इस कंपनी में पैसा नहीं लगाया, तो आप अपनी शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि आईटी सेक्टर तो चलने वाला है, इसका फ्यूचर कोई ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी चलेगा, कल भी चलेगा, और हमेशा चलता रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाओ और कल ही जाके इस कंपनी को ख़रीद लो, ऐसा नहीं है। आप खुद से एक बार ज़रूर रिसर्च कर लेना। अगर आपको लगे कि हाँ, ये कंपनी में वो कैपेसिटी है कि ये मेरी उम्मीदों पे खरीद उतर सकती है, तभी इस कंपनी में पैसे लगाना। मेरे कहने से जाके मत लगा देना, वरना कल को जाके आप ही बोलोगे कि सर आपने बताया था और आज मतलब मुझे लॉस हो रहा है। या लॉस तो होगा नहीं वैसे, लेकिन आपका क्या है, जब शेयर थोड़ा गिरा है, अगर थोड़ा और गिर गया तो आप डर जाओगे, बेच के भाग जाओगे। तो ऐसा थोड़ी होता है, आपको लंबा होल्ड करोगे तो लॉस होगा ही नहीं। फिर भी आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी पड़ेगी कि आप अगर किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हो तो किसी पे डिपेंड ना रहो। मैं बस एजुकेशन दे सकता हूँ, आपको नॉलेज दे सकता हूँ, लेकिन आपको भी खुद से एक बार देखना चाहिए कि जिस कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ, क्या सच में जो मैं बता रहा हूँ वैसा है भी कि नहीं। किसी की बातों पे आँख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है, आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप अभी चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और डीमेट अकाउंट अगर आपने अभी तक नहीं खुलवाया है, तो डीमेट अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ पे जाके अपना डीमेट अकाउंट भी खुलवा सकते हो। ठीक है, इसके साथ बाय बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग।